नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और वो टॉपिक है पझौता आंदोलन क्या था, इसके क्या कारण थे, पझौता आंदोलन कहां से शुरू हुआ था और इसके परिणाम क्या हुए। तो आइए इन सारे टॉपिक्स को जानते हैं। मेन कंटेंट यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम कौन कौन से कंटेंट कवर करेंगे। तो पहला होगा पझौता आंदोलन क्या था, दूसरा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीजेंट मूवमेंट्स यानी कि जो किसान आंदोलन हुए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, पझौता आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे, पझौता आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे हैं, टपरोली कॉन्फ्रेंस क्या थी और पझौता आंदोलन के क्या परिणाम निकले। साथियों, ये वीडियो हर एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जानेंगे पझौता आंदोलन और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या रहा है। क्या पझौता आंदोलन से पहले भी कोई मूवमेंट सिरमौर में हुए हैं, तो इन सारी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। साथियों, सबसे पहले राजा शमशेर प्रकाश के समय 1878 में यानी कि 1878 में सिरमौर में एक किसानों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। वो आंदोलन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि सिरमौर का राजा जो शमशेर प्रकाश था उन्होंने एक भूमि बंदोबस्त शुरू किया। जब उन्होंने ये भूमि बंदोबस्त कार्य शुरू किया तो ये कार्य उन्होंने किसको सौंपा? मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह को। और इन दोनों ने क्या किया? सिरमौर में भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू किया और गिरिपार या जो रेणुका वगैरह का जो क्षेत्र है उन लोगों को लगा कि राजा जो ये भूमि सुधार करवा रहा है, कहीं राजा भूमि कर या जो एक कर उसमें लगाया जाता था, कहीं राजा कर तो नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए इस डर से कि राजा कर बढ़ा देगा, लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। कब किया? 1878 में, 1878 में। और ये सिरमौर का पहला किसान आंदोलन था जो किस राजा के समय हुआ? राजा शमशेर प्रकाश के समय हुआ। तो याद रखिएगा ये पहले पीजेंट मूवमेंट सिरमौर में शुरू हुआ था। और उसके बाद पीजेंट मूवमेंट इन सिरमौर इन 1929 यानी कि 1929 में एक और किसान आंदोलन शुरू हुआ। अब ये किसके समय हुआ? 1929 में किसान आंदोलन जब शुरू हुआ उस समय सिरमौर के राजा कौन थे? राजा अमर प्रकाश। राजा अमर प्रकाश के समय ये 1929 में एक और किसान आंदोलन होता है। और ये आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि लोगों को लगा कि जो राजा भूमि बंदोबस्त करवा रहा था 1878 की तरह, जैसे 1878 में भूमि बंदोबस्त जो करवाया जा रहा था, वैसे ही 1929 में भी एक भूमि बंदोबस्त कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इसलिए 1929 में क्या किया? पंडित राजेंद्र दत्त की लीडरशिप में, उनकी अध्यक्षता में पांवटा साहिब और नाहन में क्या हुआ? आंदोलन शुरू हुआ। किसके अगेंस्ट? जो ये अमर प्रकाश उस समय राजा हुआ करते थे सिरमौर के, उनके समय ये आंदोलन शुरू हुआ था। और दूसरी बात, इस आंदोलन का एक प्रमुख कारण रहा कि राजा के जो कर्मचारी थे वो मनमाने ढंग से क्या कर रहे थे? कर की वसूली कर रहे थे। ये भी एक आंदोलन का प्रमुख कारण बना। उसके बाद है पझौता आंदोलन। साथियों, पझौता कहाँ है? पझौता सिरमौर में पड़ता है। सिरमौर के राजगढ़ एरिया में ये आंदोलन शुरू हुआ था। और ये आंदोलन किसके समय शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था राजा राजेंद्र प्रकाश, यानी कि राजा राजेंद्र प्रकाश वो सिरमौर के अंतिम राजा थे। और ये आंदोलन 1942 में
शुरू हुआ। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे है मेन एजिटेटर्स, यानी कि प्रमुख आंदोलनकारी कौन कौन थे। बहुत बड़ी इवन चाहे हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, चाहे हिमाचल अलाइड सर्विसेज हो, या किसी कॉलेज कैडर का कमीशन हो जिसमें कि एचपीजी के पूछी जाती है। मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न देखा है। खासकर जो ये पझोता आंदोलन है, इसके जो आंदोलनकारी है इनके बारे में बहुत बारी पूछा जाता है। तो इसके प्रमुख आंदोलनकारी कौन कौन थे। पहला है गुलाब सिंह चूचूराम, यानी कि इनको चूचू मियाँ भी बोलते हैं, चूचूराम भी है। अतर सिंह, जमाल सिंह, मदन सिंह, कालीराम, महीराम, वैद सूरत सिंह और जालम सिंह। ये मेन एजिटेटर्स थे, यानी कि प्रमुख आंदोलनकारी थे पझोता आंदोलन के। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये आंदोलन शुरू किया गया तो पझोता के एक टपरोली गांव पड़ता है, और उस टपरोली गांव में क्या हुआ, 1942 में ये एक सम्मेलन बुलाया गया। जितने भी पझोता का जो एरिया था, वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो मैन रिप्रेजेंटेटिव थे, मैन जो पीजेंस थे, किसान थे, वो सारे इकट्ठे हुए टपरोली गांव में। टपरोली गांव कहाँ पड़ता है, ये भी पझोता के अंदर ही, पझोता का ही एक गांव है। और ये आंदोलन, ये जो सम्मेलन है, ये नवंबर 1942 में हुआ। कहाँ हुआ, टपरोली में। नवंबर 1942 में ये टपरोली कॉन्फ्रेंस होती है। और उसके बाद इसमें कौन कौन शामिल हुए। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टपरोली जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कौन कौन शामिल था। तो हमारे पास है, उसमें शामिल थे गुलाब सिंह चूचूराम, मेहर सिंह, अतर सिंह, जालम सिंह, मदन सिंह, महीराम आदि ने इसमें क्या गया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है कि मेन रीजंस ऑफ द पझोता आंदोलन। पझोता आंदोलन शुरू क्यों हुआ, क्या वजह रही, क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू होता है। तो पहला है भ्रष्ट कर्मचारी, यानी कि राजा अपने कर्मचारियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया करता था, और जो कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके थे, और वो अपने मनमाने ढंग से लोगों से कर वसूलना शुरू किया था उन्होंने। इसलिए लोग, जो राजा के जो कर्मचारी थे, उनसे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो ये भी एक कारण रहा। दूसरा मेन कारण रहा कि उस समय, क्योंकि हमें पता है कि 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर या दूसरा जो विश्व युद्ध था वो भी अपनी चरम सीमा पर था, जो कि 1939 में ही शुरू हो गया था। तो 1942 उस समय दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था, और बंगाल में अकाल भी 1942 के लगभग ही पड़ा था। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बोला कि लोग जो ना 10 मन से ज़्यादा अनाज अपने पास नहीं रख सकते, यानी कि लोगों की जो टोटल जो प्रोडक्शन है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसमें से 10 मन ही लोग अपने पास रखेंगे। बाकी सारा जो अनाज है वो कोऑपरेटिव, जो गवर्नमेंट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि सरकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें जमा करा दे सब लोग। और उस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें दाम क्या थे, आइए जानते हैं। जैसे आलू है, आलू का दाम जो सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस तरीके से ले रहे थे कि आलू 3 रुपये मन के हिसाब से, कि भी अगर 1 मन है तो उसका 3 रुपये दिया जाएगा। जबकि जो बाहर की जो मंडियां हैं, मंडियों में क्या रेट था, 12 रुपये जो ना आलू बिक रहा था। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है कि प्रोड्यूस जो ना वो किसान कर रहे हैं, पीजेंट कर रहे हैं, और उसका मुनाफा जो ना वो सरकार और सरकार के जो भ्रष्ट कर्मचारी है वो उठा रहे हैं। इसी वजह से लोगों ने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। तो ये भी एक मेन वजह या प्रमुख कारण पझोता आंदोलन का रहा है। उसके बाद है लोगों से बेगार करवाना। बेगार का मतलब क्या था कि जो राजा के कर्मचारी थे वो लोगों से क्या करते थे, फ्री या मुफ्त में काम करवाते थे, और उनको ना तो काम का कुछ वेतन दिया जाता था, और अगर कोई किसान अपने खेत में काम भी कर रहा है और राजा का कोई कर्मचारी है, अगर उसे
कोई काम करवाना है तो वो खेत से भी कहीं से भी किसान को उठा सकता है और वो बिना किसी पैसे के, बिना किसी बेजिस के काम करवा सकता था। और ये जो प्रैक्टिस जो चली, जो ये भेदभाव चल रहा था, जो ये एक्सप्लॉयटेशन या शोषण हो रहा था, इसीलिए लोगों ने इसके विरुद्ध क्या किया, आंदोलन शुरू किया। तो ये भी बेकार भी एक कारण रहा। कलेक्टर मोहनलाल जैन, अब लोगों ने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो उसमें वहाँ के जो कलेक्टर थे वो मोहनलाल जैन थे। और मोहनलाल जैन जब पझौता के दौरे पर गए, वो पझौता को जब वो पझौता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान किस तरीके से एजिटेट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बेकार की प्रैक्टिस की। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो वहाँ पे जो पीजन्स थे उनसे वो जो ना मुफ्त काम करवा रहे थे, और इसके विरुद्ध जो ना लोग भड़क गए। और जब लोगों ने मुफ्त काम करना जो ना वो स्वीकार नहीं किया तो जो ये कलेक्टर है इसने क्या किया, लोगों को गिरफ्तार किया और इसके विरुद्ध ही ये आंदोलन शुरू हुआ। और उसके बाद एक और प्रमुख कारण है कि घाट और जो रीत विवाह था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया। घराट मतलब कि जो गांव में अगर आप आज भी देखेंगे तो जो हम कणक वगैरह या गेहूं वगैरह या मक्की वगैरह जब हम पीसते हैं तो उसके लिए आजकल तो खैर चक्कियां बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, लेकिन गांव या दूर दराज के इलाकों में आज भी जो घराट है वो आज भी चल रहे हैं। तो घराट के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। रीत विवाह के ऊपर, विवाह जो हुआ करता था रीत विवाह, इसके ऊपर भी जो ना टैक्स लगाया गया और बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया। इसलिए लोगों ने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। तो ये सारी मेन वजह या मेन कारण रही है पझौता आंदोलन के। अब चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पझौता आंदोलन, यानी कि ये जो आंदोलन हुआ इसके क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले कि पझौता आंदोलन जो ये हुआ, इसमें पहली बात कि जब लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो पझौता को पहली बात वहाँ पर जो पुलिस फोर्स है यानी कि पुलिस बल है वो तैनात किया गया। ठीक है, पहला। दूसरी बात, जब पुलिस बल से लोग जो ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे तो अल्टीमेटली जो पझौता पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है, उसको सेना के अधीन किया गया, जिसको कि मार्शल लॉ भी बोलते हैं। यानी कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 34 है उसमें भी मार्शल लॉ की बात की गई है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब किसी एरिया को मिलिट्री के अधीन किया जाता है, तो पझौता को भी उसमें मिलिट्री के अधीन किया गया। 2 महीने तक पझौता में क्या रहा, ये मार्शल लॉ रहा, यानी कि लोगों को सेना के अधीन 2 महीने तक किया गया। और कमला करके एक कोई व्यक्ति था जिसकी की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो एजिटेटर्स थे, एजिटेटर्स में जो आंदोलनकारी थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और जब लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया राजा ने या गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोग जो ना वो जुब्बल के राजा भक्त चंद के यहाँ शरण लेने के लिए चले गए और कुछ लोगों ने राजा भक्त चंद के यहाँ शरण ली। राजा भक्त चंद कौन था, वो जुब्बल का राजा था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जब पझौता आंदोलन हुए और पझौता आंदोलन में जब आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस समय सिरमौर के या पझौता के जो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा था उनको किस राजा ने शरण दी, तो वो राजा था जुब्बल का राजा था। राजा का नाम था भक्त चंद, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो मेन आंदोलनकारी थे जैसे कि बैद सूरत सिंह, बस्ती राम पहाड़ी, चेतराम या चेत सिंह, इन सब को क्या किया गया था, 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोगों को जो ना वो बहुत जल्दी ही रिहा कर दिया गया, लेकिन बैद सूरत सिंह, बस्ती राम पहाड़ी और चेत सिंह, इनको मार्च 1948 तक रिहा नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये उसके परिणाम निकले पझौता आंदोलन के। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो।
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय हिमालय।